जम्मू कश्मीर में भाजपा को घेरने की तैयारियां। 3 अक्टूबर को सर्वदलीय बैठक पे बनेगी रणनीति। कई सियासी दलों को बैठक का नहीं मिला न्योता। अड्डा फीस मरीजों की जानों पर पड़ रही भारी। अक्सर जाम लगे रहने से फंस रही एम्बुलेंसें। सरकारी मुलाजिम, स्कूली बच्चे भी हुए हलकान। जल शक्ति विभाग की शक्ति का नहीं दिख रहा असर। अधिकारियों की लापरवाही लोगों की जानों पर भारी। चौंक चबूतरा में क्षतिग्रस्त पाइपों की नहीं हुई मरम्मत। मिन्नतें करने के बावजूद नींद से नहीं जागे अधिकारी। मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने में जुटी कृषि विभाग। जम्मू में किसानों को कृषि विभाग दे रहा प्रशिक्षण। किसानों को सिखाए जा रहे उत्पादन के नए तरीके। हर मौसम किसान अब करेंगे मशरूम का उत्पादन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में चल रही सियासी गहमागहमी के साथ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भाजपा को घेरने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मंगलवार 3 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू स्थित आवास पर होने वाली सर्वदलीय बैठक के लिए कई सियासी दलों ने कमर कस ली है। इस बैठक में भाग लेने के लिए हालांकि कुछ एक सियासी दलों का न्योता नहीं दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। तो चलिए इस सियासी गहमागहमी पर अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा जम्मू कश्मीर में भाजपा को घेरने की किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, जो बैठक होने वाली है उस हवाले से अपडेट दीजिए। देखिए, ये बैठक लगातार अमूमन जिस तरह से ये बैठक होती है उसी तरह से एक बार फिर से इस बैठक का आयोजन जो है वो जम्मू के अंदर रखा गया है। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के निवास स्थान पर ये बैठक होनी है। इससे पहले आपने देखा कि जिस तरह से एक बड़े राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें लगभग 27 से 28 ऐसी पार्टियां हैं जो एकजुट हुई हैं, और इस बीच जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में भी इसी तरह से एक गठजोड़ जो है वो बना हुआ है। हालांकि बीच बीच में ये साफ देखने को मिला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में जो है वह खटास जरूर पैदा होती हुई जरूर नजर आई। मगर एक बार फिर से 3 तारीख की बात करते हैं कि जहां पर भाजपा को पूरी तरह से केंद्र और राज्य स्तर और केंद्र शासित प्रदेशों में घेरने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। और उसी बीच उसी कड़ी में जम्मू में जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के निवास स्थान पर यह 3 तारीख को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हालांकि इसमें रणनीति साफ नहीं है कि क्या कुछ जो है एजेंडा जो है वो सेट किया जाएगा, क्योंकि चुनावों को मद्देनजर भी रखा जा रहा है। वर्ष 2024 के चुनाव भी हैं और उसी बीच जम्मू कश्मीर के अंदर भी अनिल, इसी बीच बताया जा रहा है कि कई सियासी दलों को बैठक में बुलाया नहीं गया है, तो किन किन को न्योता नहीं मिला है? देखिए, इसमें ये साफ है कि न्योता नहीं मिला है ऐसा नहीं है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जहां पर पूरी तरह से इस बैठक को आयोजित कर रही है, जिसमें आपको मालूम है अल्ताफ बुखारी जो है वो इस पार्टी में वैसे भी शामिल नहीं होते हैं और पहली बात उनकी पूरी पार्टी जो है वो किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुई है। और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं, उनकी भी पार्टी के तमाम वो मेंबरान जो है वो शामिल नहीं हुए हैं। और उसी बीच अगर हम बात करते हैं अन्य कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हिस्सा बनते हुए इस पार्टी का नजर नहीं आए हैं, मगर बाकी अन्य विपक्षी दलों की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से इस बैठक का हिस्सा शुरुआती तौर से बनते हुए नजर आए हैं। और उसी बीच जो है अभी एक बार फिर से इस बैठक का आयोजन हुआ है। अब इस बैठक के अंदर क्या कुछ एजेंडा जो है वो सेट किया जाएगा और किस तरह से उसे जाएगा, अब ये देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अनिल हमारे संवाददाता जम्मू से जानकारी दे रहे थे जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ रणनीति रह सकती है, तमाम सियासी दल इसमें शामिल होंगे। खबरें ये भी हैं कि कुछ को न्योता नहीं भी दिया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि भाजपा को घेरने की जो तैयारियां हैं वो इसमें हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं रामबन से आ रही खबर की। आपको बता दें कि रामबन के मैत्रा मार्ग पर बावली बाजार में वसूली जा रही अड्डा फीस मरीजों की जानों पर भारी पड़ रही है।
कारिंदों द्वारा जो वाहनों से अड्डा फीस वसूलने के चक्कर में यहां पर भारी जाम लग जाता है, जिससे कई मरीज एम्बुलेंसों में ही फंस जाते हैं और समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। और तो और सरकारी मुलाजिमों को दफ्तर और स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने में भी काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन कोई भी कदम नहीं उठा पाया है। इस हवाले से जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियां होती हैं। अब आप देख सकते हैं इतने लंबे जाम में अगर कोई एम्बुलेंस आएगी वो किस तरह से अस्पताल जो है वक्त पर मरीज को पहुंचाएगी। जो बच्चों ने स्कूल टाइम पर पहुंचना होता है, मुलाजिमों ने दफ्तरों में टाइम पर पहुंचना होता है, इस जो अक्सर ये लंबा जाम लगता है उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पर सरकारी मुलाजिमों को भी आप सभी जानते हैं कि जाते ही उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना होता है, उससे भी उन्हें परेशानी हो जाती है। फिर स्कूली बच्चे टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको भी परेशानियां हो जाती हैं। और चलिए जानकारी लेते हैं। नदीम हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं रामबन से। हमारे संवाददाता नदीम, बताइएगा क्या अपडेट है। अड्डा फीस मरीजों की जानों पर भारी पड़ रही है, परेशानियां हो रही हैं, दुश्वारियां हो रही हैं, प्रशासन इस हवाले से अभी तक क्यों कदम नहीं उठा पा रहा? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि सड़क जो है बड़े बाजार हाटला सड़क है, जिस पर हम देख रहे हैं कि जो वीडियो अपने जाते हैं किस तरह से वो अड्डा फीस वसूल कर रहा है और दोनों तरफ से आने वाली गाड़ियों को, चाहे वो मैत्रा की जानिब गाड़ी जा रही है फिर रामबन की जानिब गाड़ी है, तो बीच सड़क पर जब वो खड़े होकर अड्डा फीस वसूल करते तो जाहिर सी बात है गाड़ियों की मूवमेंट रुकती है। और जब गाड़ियों की मूवमेंट रुकती है तो ट्रैफिक जैम की लंबी लंबी लाइनें हमें आज की डेट में देखने को मिली। और ट्रैफिक जैम की जब लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है इस सड़क पर पेशेंट भी चलते हैं, इस सड़क पर स्टूडेंट भी चलते हैं, इस सड़क पर एम्बुलेंस भी चलती है और सरकारी मुलाजिम भी चलते हैं, जिन्हें वक्त पर अस्पताल अपने दफ्तर तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाते। अगर रामबन तहसील की हम बात करें, आज की डेट में मैत्रा चौक और जो बौल बाजार की रोड है इस पर अक्सर ट्रैफिक जैम देखने को मिलता है। वो इस वजह से क्योंकि अड्डा जो वहां पे फी वसूली जाती है वो बीच सड़क पे वसूली जाती है और इस चीज का कोई भी ख्याल नहीं रखा जाता कि जहां हम ये फी वसूल कर रहे हैं क्या वहां पर फी वसूल करने से किसी को परेशानी तो है नहीं, क्योंकि हमने कई बार देखा कि एम्बुलेंसेज भी इसका शिकार होती है, स्कूली बच्चे वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते, सरकारी मुलाजिम भी अपने दफ्तर अपने इंस्टीट्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इस पर अगर हमने ट्रैफिक हुकाम से बात करने की कोशिश भी की, अगर आज से 15 दिन पहले हम देखें तो हमने डीएसपी ट्रैफिक रामबन की नॉलेज में बात साहिब ने कहा कि हाँ इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन हमने देखा कि 3-4 दिन इसमें सुधार देखने को मिला और फिर से वही चीजें आज हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, जिस वजह से हम देखें कि एक तरफ दुकानदारों को भी परेशानी है और दूसरी तरफ जो एक सड़क पर सफर करने वाले लोग हैं जिसमें बूढ़े बच्चे बुजुर्ग मरीज सरकारी मुलाजिमों की बात करें वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कब इस चीज पर रोक लगेगी, कब इससे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा सिस्टम को, ताकि वहां सफर करने वाले जो लोग हैं जो इस वक्त इस रोड पर चल रहे हैं उन्हें राहत मिले। लेकिन फिलहाल हमने देखा कि ट्रैफिक हुकाम की जानिब से अगरचे कुछ टाइम से नकेल तो कसती गई थी अड्डा फीस वसूल करने वाले लोगों से, लेकिन अब फिर से वही चीजें शुरू होगी जिस पर लोगों को ऐतराज है, जिस पर स्कूली बच्चों को ऐतराज है, बूढ़े बुजुर्ग और सरकारी मुलाजमीन को भी ऐतराज है कि जब ट्रैफिक जैम सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपकी ली जा रही लेकिन दूसरी तरफ ट्रैफिक जैम का आप शिकार बने तो जाहिर सी बात है हर एक के लिए ये वबाले जान बना हुआ है, परेशानी बनी हुई है। ट्रैफिक जैम वहां शिद्दत की गर्मी हो और देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम हो तो जाहिर सी बात है परेशानी हर तरफ है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो लोगों की डिमांड है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर अड्डा फीस वसूल न की जाए, कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह सिलेक्ट की जाए जिस वजह से ट्रैफिक जैम न हो और आसानी से अड्डा फीस वसूल की जाए। लेकिन ये कब चीजें स्ट्रीमलाइन होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा, देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। नदीम इकबाल रामबन से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। जो अड्डा फीस वसूली जाती है उसका कहीं और ठिकाना हो ताकि ये लंबा लंबा जाम ना लगे और ना ही मुलाजिमा को परेशानी आई, ना स्कूल जाने वाले बच्चों को और ना ही एम्बुलेंस में जा रहे मरीजों को। जम्मू के वार्ड नंबर 2 चोंग चबूतरा मुबारक मंडी व इसके साथ सटे कुछ इलाकों में जल शक्ति विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है और इस विभाग के अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। इस इलाके में पानी की सप्लाई की पाइपें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिसके चलते हर में पानी की सप्लाई बाधित हो रही है और गंदा पानी लोगों की बीमारियां परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। स्थानीय लोगों की माने तो जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को इस बाबत बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी वो अपने कानों में रुई ठूसे हुए हैं और क्षतिग्रस्त पाइपों की मरम्मत नहीं करवा पाए। ऐसे अधिकारियों को कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है, लिहाजा उन्हें इसका सबक सिखाया जाना चाहिए। बाकी पीएचई डिपार्टमेंट होता पब्लिक हेल्थ इंजीनियर, लेकिन एक काम है सारा कोई नहीं करा रहे।
पानी वेस्ट हो रहा 10 दिन था ना, पानी वेस्ट था कोई फिक्र नहीं, बिल आना इंदे ना फटाफट, तो सप्लाई भी महीने 2 दिन एक बार सप्लाई कर देने, तो हाउ वी मैनेज द थिंग्स। और दूसरी गल बट मेन प्रायोरिटी है कि पानी लीक हुआ था, गंदा पानी नाली से ज्यादा, तो कुछ दिखना है, कई बीमारियां क्रिएट होनी है ना, तो हाउ वी मैनेज द थिंग्स। कितने दिन हुई है? 10 दिन हुई है लगातार ये काम, इन्हें सारे ही अप्रोच किया लेकिन नोबडी लिसन द थिंग्स। ये परेशानी हमको पिछले कम से कम 10 दिनों से आ रही है और हम एक्शन साहब से लेके AAA साहब से लेके और जेई साहब को बार बार फोन करके बार बार ऑफिस जाके उनको बहुत बार बताया गया है कि ये पाइप फटी हुई है, यहाँ पे लोग गंदा पानी पी रहे हैं, बट उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और जो हमारे यहाँ के जेई साहब हैं, खासकर मैं उनसे उनके ऊपर कोड करूंगा कि जेई साहब हैं, वो पहले एक पाइप पोर्ट फटी थी वो करवाई है, जो यहाँ पे स्मार्ट सिटी का काम लगा वो ठेकेदार साहब ने करवाई है यहाँ पे, ठीक, लेकिन जेई साहब बोलते हैं उसके पैसे मैंने दिए हैं और ठेकेदार साहब बोलते हैं पैसे मैंने दिए। अब ये डिपार्टमेंट को देख रहा है ये डबल बिल कहां से चार्ज कर रहे हैं। ये जेई साहब बोलते हैं कि मेरे पास ऑफिस में आइए, मौका देखने नहीं आएंगे, लेकिन लोगों को ऑफिस में बुलाना है उनको, वो मौके पे नहीं आएंगे। तो ये गवर्नमेंट से अपील है, ये हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि अपने इन अफसरों की जो ये अफसरशाही है इनको थोड़ा कम किया जाए, लोगों की बात सुने, लोगों के काम करें। अगर ये तनख्वाह लेते हैं, ये पैसे लेते हैं तो किस बात के लेते हैं, तो अगर ये अपनी पे भी जस्टिफाई नहीं करेंगे तो मेरे को नहीं लगता ऐसे अफसरों को यहाँ पे नौकरी पे रखना चाहिए, इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। देखिए वो वहां पे पानी का इकट्ठा हुआ कितना, मैं आपको वीडियो भी दूंगा जिसमें मैंने सुबह बनाई हुई है वीडियो की पानी किस तरह से वेस्ट हो रहा है। तो PHE विभाग बोलता है पानी को वेस्ट नहीं करना, यहाँ पे लाखों लीटर पानी सुबह वेस्ट होता है। तो ये बात समझनी चाहिए डिपार्टमेंट को कि ये किसकी नलायकी, जब पब्लिक आपको अवेयर कर रही है, बार बार आपको कंप्लेंट कर रही है, उसके बावजूद भी अगर काम नहीं करेंगे आप, तो फिर आप किसके लिए काम करेंगे, किसके लिए हमारे यहाँ पे लीडर वोट मांगने आ जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम जैसे लोगों के जो दिए हुए पैसे हैं उनसे इनको तनख्वाहें मिलती हैं। अगर ये काम ना करें तो इनसे चीफ इंजीनियर साहब को भी बोलने की अगर आपसे भी काम नहीं होता आप कुर्सी छोड़ दीजिए, कोई और बंदा आके बैठेगा इस पे। पिछले कुछ वर्षों से जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है और अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग किसानों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें नए तरीकों से मशरूम का उत्पादन करने का प्रशिक्षण भी दे रहा है। किस तरह से कृषि विभाग जम्मू में मशरूम का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑल सीजन मशरूम ग्रोइंग रूम की हैं। इस जगह पर न केवल मशरूम का उत्पादन किया जाता है बल्कि किसानों को मशरूम के उत्पादन के नए तौर तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारा ऑल सीजन मशरूम ग्रोइंग रूम है जो हमने इसी साल बनाया है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन रूम है कि हाँ, यहाँ के जमींदारों को यही बोला जाए कि मशरूम अब एक सीजनल खेती नहीं रही है, ये खेती आप पूरी साल ले सकते हैं। और ये एक प्रैक्टिस इंडोर प्रैक्टिस है जो हम पूरे टेम्परेचर मेंटेन करके इस कमरे में मशरूम को लगा सकते हैं। जम्मू में मशरूम का कम उत्पादन होने के कारण रोजाना जम्मू में करीब 8 से 9 टन मशरूम बाहरी राज्यों से आता है। जम्मू कश्मीर में बाहर से सुबह रोज करीबन 7-8 टन मशरूम बाहर से आता है जो यहाँ रोज बिकता है। क्योंकि आप देखते हैं हमारा जो मार्केट यहाँ पे है पत्नी टॉप से लेके माता वैष्णो देवी होटल्स तक, जो होटल में होता है, क्योंकि करीबन जो बहुत यात्रु वगैरह आते हैं तो मशरूम का यूज़ हो ही जाता है क्योंकि एक प्योर वेजिटेरियन फूड है और हाई न्यूट्रिशन वाला फूड है। मशरूम की बढ़ती मांग को लेकर कृषि विभाग ने कई योजनाएं शुरू की हैं जिसमें किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ उनकी आर्थिक सहायता भी की जा रही है। ऑफ एग्रीकल्चर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस साल से जो शुरू हो गया है उसमें हमारे 29 प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट किस्म के और मशरूम उसमें वन ऑफ द प्रोजेक्ट है। तो कोशिश जो प्रयास जो किए जा रहा है वो ये है कि किसानों को ऑफ फार्म एक्टिविटीज में भी मदद की जाए, उसकी जानकारी दी जाए, उनकी एक्सपर्टीज बढ़ाई जाए थ्रू डेमोन्स्ट्रेशंस, थ्रू ट्रेनिंग्स। तो ये जो आज एक डेमोन्स्ट्रेशन का यूनिट हमने ऑटोमेटेड मशरूम यूनिट का हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में लगा रखा है, ये इसका मेन उद्देश्य जो है वो किसानों को जागरूक करने के लिए, उनकी जानकारी के लिए कि किस तरीके से वो सारा साल मशरूम पैदा कर सकते हैं। जैसे लगाने के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान है। अगर इसकी जो यूनिट कास्ट जो कैलकुलेटेड है वो कोई 20 लाख के करीब है, जिसमें से 8 लाख रुपया डिपार्टमेंट सब्सिडी देगा और बाकी लोन की सुविधा है बैंकों से। और इस प्रोजेक्ट में जो अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में
3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी है। तो ये एक बहुत ही लाभदायक और बड़ा फ्रूटफुल प्रोजेक्ट है जो हमारे किसान भाई अपनी नॉर्मल खेती करते करते इसको लगा सकते हैं और अभी मशरूम की पैदावार बढ़ा सकते हैं। और इस कृषि विभाग जम्मू में साल भर मशरूम का उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दे रहा है। इसका उद्देश्य मशरूम के उत्पादन को बढ़ाना है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान परंपरागत खेती के साथ मशरूम जैसी कैश क्रॉप लगाकर अपनी आय दोगुनी कर सकें। मेथड पहले था वो साल के चंद 2 या 3 या 4 महीनों के लिए ही मशरूम पैदावार होती थी। अब इंट्रोडक्शन ऐसे यूनिट से पूरा साल किसान भाई मशरूम पैदा कर सकेंगे और जो ऑफ सीजन में मशरूम पैदा होगी उसके जो दाम है उनको भी बहुत अच्छे मिले। कृषि विभाग के ये प्रयास अब रंग ला रहे हैं और किसान धीरे धीरे मशरूम उत्पादन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कृषि अधिकारियों की माने तो पहले जम्मू में साल में केवल 50 से 60 हजार बैग ही मशरूम के लगते थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 10 लाख से भी ऊपर जा पहुंचा है। कह दूंगा कि जैसे हमारा जो यूथ है वो एग्रीकल्चर से दूर जा रहा है, ऐसे यूनिट आने से उनको भी हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ट्रेनिंग का ही हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है। हम ये हर डिस्ट्रिक्ट से 30-30, 35-35 किसानों का ग्रुप बनाकर रेगुलरली ट्रेनिंगें चलती हैं। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में मशरूम की लगातार मांग बढ़ रही है। अगर युवा भी मशरूम उत्पादन से जुड़ जाएं, तो इनके लिए मशरूम उत्पादन रोजगार का एक अच्छा साधन साबित हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बजाला के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में आज विभिन्न सरकारी विभागों के अलावा कई अन्य संस्थाओं ने सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जम्मू के जनरल बस स्टैंड इलाके में सांसद जुगल किशोर शर्मा की अगुवाई में सफाई अभियान चलाया गया और वहीं पर आयकर विभाग और सूचना विभाग ने भी बाहु प्लाजा में सफाई अभियान चलाकर इस मुहिम में अपना योगदान दिया। दूसरी ओर जम्मू हाईकोर्ट परिसर में अभियान चलाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया। अपना गांव हो, अपनी बस्ती हो, अपना शहर हो, इसे हम स्वच्छ रखेंगे तो देश स्वच्छ रहेगा और हम अगर स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। और ये आपने देखा भी होगा कि जहां पर ज्यादा गंद रहता है वहां पर बीमारियां ज्यादा रहती हैं और जो गांव घर स्वच्छ रहते हैं वहां बीमारियां नहीं होती हैं। इसीलिए आज बस स्टैंड में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे रीजनल ऑफिसर और पीडी उधमपुर और इसके साथ ही और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें हमारे जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश जी और एडिशनल डीसी संदीप जी और हमारे कारपोरेटर रमेश गुप्ता जी के अलावा यहाँ के नागरिक जो है उन्होंने हिस्सा लिया है और पूरा बस स्टैंड जो है वो साफ रहे और एक मैसेज जो है वो पूरे जम्मू में जाए कि हम अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे। के उपलक्ष्य में पूरे भारत सरकार में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और आयकर विभाग ने भी अपनी इसमें भागीदारी करी है। आज यहाँ जम्मू में आयकर विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवारजनों, इवन बच्चों के ने मिलके यहाँ पे ये जो सेंट्रल पार्किंग लॉट है हमारा रेल हेड कॉम्प्लेक्स का, जिसके आसपास बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत सारी यहाँ पे डेली मूवमेंट रहती है लोगों की, व्हीकल्स की, तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी है, कचरा है। हमारे कार्यस्थल के आसपास की ये ज़मीन है, हमारे शहर का एरिया है, तो आयकर विभाग इसमें अपनी भागीदारी डाल रहा है क्योंकि जैसे गांधी जी ने कहा है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो आयकर विभाग राष्ट्र की प्रगति में केवल टैक्सेस का ही कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है बल्कि आज यहाँ श्रमदान करके एक मैसेज देना चाहता है कि स्वच्छता ही जो है प्रगति की शुरुआत है और एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक वन ऑफ इवेंट इसको नहीं समझा जाए, दिस शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। ऐसी भावना को, ऐसी कल्पना को हमें अपने अंदर साबित करना है कि हर तरफ सफाई हो, हम ना कचरा करेंगे ना किसी को कचरा करने देंगे। तो कचरा मुक्त भारत के उद्देश्य को अचीव करने के लिए ये आज हमारा प्रयास।
और ये हमारा जो पैगाम है, ये हमारा जो मैसेज है, ये सभी को दीजिए कि ये जो स्वच्छता है ये सिर्फ एक दिन की में कोई एक दिन में ही रिस्ट्रिक्ट ना करके, महदूद ना करके, हम इसको साल में, जैसे शपथ में हमने बोला कि हम इसको पूरे साल में करेंगे और कुछ घंटे अपनी ज़िंदगी के इसमें हम स्पेसिफिकली बिताएंगे। खासकर अगर हम वर्क स्टेशंस की बात करें तो हम जनरली देखते हैं कि घरों में तो हम लोग सफाइयाँ रखते हैं, बट जब हम अपने वर्क स्टेशन में आते हैं, हम अपने कार्यस्थल में आते हैं, तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। हम कुछ लोगों पे ही डिपेंड रहते हैं कि ये आके हमारे चीज़ को साफ़ करेगा। तो इसी में मैं कहना चाहूँगा कि अगर सभी हम अपने अपने कमरे से ही शुरुआत करें, कमरे से आके बिल्डिंग से आके मोहल्ले से आके पूरे एरिया को साफ़ करें, तो सभी अगर ऐसा करेंगे तो भारत एक अभी जो हम सुनते हैं दुबई की तरह, स्विट्ज़रलैंड की तरह, या दूर क्या जाना सिक्किम की तरह ही अगर हम बन जाए, तो हम एक जम्मू को और फिर भारत को एक अच्छी जगह, अच्छा देश बनाने में अपनी योगदान दे सकते हैं। देखिए, ये अभियान जो है, मैं तो ये कहूंगा कि सिर्फ स्वच्छता हमें आसपास की नहीं करनी है, स्वच्छता हमने अपने मन की, अपने दिमाग की भी करनी है। इस मौके पर मेरा सबको यही एक हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि आप अपने आसपास जब भी ये एक दिन या 15 दिन का अभियान नहीं चलाना चाहिए, इसको रोजमर्रा की अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए और अपने दिमाग से गंदगी निकालनी है, अपने मन से गंदगी निकालनी है और भाईचारा को जो है हमें प्रमोट करना है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल और जो है हमारी मॉरल जो है उसको भी हमने स्वच्छ करना है। सेवा पखवाड़े के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा के आरएसपुरा मंडल ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से आरएसपुरा कस्बे में स्वच्छता अभियान चलाया और इसी दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जहां कस्बे की सड़कों की साफ सफाई की, तो वहीं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इस अभियान में आरएसपुरा के म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी सहित तमाम वार्डों के सभासद भी शामिल रहे। गांधी जयंती तक और आरएसपुरा के सभी काउंसलर, आरएसपुरा के गणमान्य शहरदार और आरएसपुरा जो हमारे यहाँ पर बीएसएफ है, वो उनके सभी जवान संयुक्त रूप से आरएसपुरा में एक सफाई अभियान चलाया है, जिससे आरएसपुरा को सब और साफ रखे। इससे ये हम मैसेज देना चाहते हैं सभी लोगों को कि हमारे एक दिन साफ करने से ये देश साफ नहीं होगा, आरएसपुरा साफ नहीं होगा। ये लोगों को एक मैसेज है कि जिस तरह कमांडेड रैंक के लोग, सभी वार्डों के काउंसलर, गणमान्य शहरदार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मिलकर आज आरएसपुरा बाजार में स्वच्छता की ये लहर दिखा रहे हैं। इससे सभी देशवासियों को, सभी नगरवासियों को ये देखना चाहिए और आज के बाद सभी लोगों को स्वच्छता की ओर चलना चाहिए और कूड़ा करकट जो है वो गलियों में, नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। देश को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छता को अपनाना है। देश के प्रधानमंत्री का ये जो मैसेज है, ये हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। जिला सांबा के विजयपुर इमरजेंसी हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किया गया है और इसकी जानकारी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर कयूम ने दी। डॉक्टर कयूम के मुताबिक नेशनल हाईवे पर स्थित होने के कारण इस अस्पताल में अधिकतर सड़क हादसों के मामले आते हैं और घायलों को अक्सर खून की जरूरत पड़ती है। ब्लड बैंक या फिर ब्लड स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण यहां पर घायलों को तुरंत खून नहीं मिल पाता और इस समस्या को अधिकारियों के समक्ष रखा गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने विजयपुर के इमरजेंसी अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने का फैसला किया। इस यूनिट के ब्लड के 200 से अधिक यूनिट स्टोर करने की व्यवस्था की गई। ये हमारा हॉस्पिटल जो है वो नेशनल हाईवे पे है और ये एक एक्सीडेंटल और इमरजेंसी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे आए दिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और बड़ी सारी इमरजेंसी जो है वो आई रहती हैं भी है। तो लोगों की ये बड़ी देर से डिमांड थी कि यहाँ पे बैक टू विलेज में और माई टाउन माई प्राइड में भी ये चीज़ें उठी थी कि यहाँ पे एक ब्लड स्टोरेज यूनिट या ब्लड बैंक जो है वो खोला जाए। तो मैंने उसी सिलसिले में जो है अपनी हायर अथॉरिटीज, अपने बीएमओ डॉक्टर लखविंदर सिंह से और सीएमओ मैम से बात करके प्रॉपर जो है इसके रजिस्ट्रेशन करवा के डीएच सांबा के साथ हमारा जो है वहाँ पे प्रॉपर ब्लड बैंक है। तो यहाँ पे जो है हमने ब्लड स्टोरेज यूनिट की जो है वो परमिशन ले ली है और यहाँ पे जो है वो फंक्शनल है। आप कितनी क्षमता है यहाँ पर डॉक्टर साहब रखने की? देखें, इसमें तो हम 200-300 यूनिट जो है ब्लड के रख सकते हैं, सिर्फ स्टोरेज कर सकते हैं।
तो बाकी जो मेन हमारा ब्लड बैंक है वो सांबा में है, लेकिन यहाँ जो सुविधा दी जा रही है। हाँ, यहाँ पे जो है हमारा स्टोरेज यूनिट है और लोगों को, बड़े सारे लोगों को हमने ब्लड ट्रांसफर। जम्मू के कोट परवाल सेंट्रल जेल में तैनात सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक जवान की पहचान 40 वर्षीय राकेश पुत्र किशन सिंह निवासी झुंझुनू जेजूसर राजस्थान के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की तहकीकात शुरू की। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।